स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। और ये कार्यक्रम आप जो मेरे साथ देखेंगे और इस कार्यक्रम में जो पैनल हमारे साथ मौजूद होगा वो आपकी स्क्रीन पे है। और इस वक्त इसमें श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से होंगे, राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से, और अमित सेठ होंगे मार्केट एक्सपर्ट। साथ ही साथ नए इन्वेस्टमेंट के आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ मिस्टर मनीष तांगी, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और आपकी स्क्रीन पे विद लॉट ऑफ टर्बुलेंस, बहुत उठापटक के बीच में बैंक निफ्टी करीब 43,295, 202 अंक नीचे, और 18,370 पे 44 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ से व्यूज को बटोरना शुरू करते हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इनफैक्ट अभी श्रीकांत मेरे ख्याल से है नहीं, राजेश पालवी जी है, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपको ऑलमोस्ट करीब 45 मिनट की समरी मिल चुकी होगी। वाइज आपके स्क्रीन पे होंगे। निफ्टी बैंक अगर आप देखें अब तक के शुरुआती 1 घंटे के लोज और हाइज, कैसे अप्रोच करेंगे इस सेशन को, इंडेक्स पर व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। तो वीरू जी देखिए, मार्केट में निफ्टी तो 18,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू ही है। और हमें लगता है कि इसके नीचे रहेगा तो शायद सप्लाई प्रेशर रहेगा। तो कोर सेक्टर में एज सच अभी कोई मोमेंटम बना नहीं, कोई सेक्टर स्पेसिफिक लीडरशिप दिख नहीं रही है। जरूर हमने पिछले शो में शुगर सेक्टर पे मेंशन किया था और हमें लगता है कि वहां पे ही आज फोकस है पूरा। बलरामपुर चीनी ऑप्शन के ट्रेड हमने सजेस्ट किया, डे हाई पे फ्लोट करते हुए दिख रहा है वो स्टॉक। तो अभी हमारा फोकस शुगर स्पेस पे और कुछ सिलेक्टिव पॉकेट जो हमें लगता है कि एफएमसीजी पैक से है, वहां पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए आज के सेशन में। जो पहला स्टॉक है वो शुगर स्पेस से, अब कैश सेगमेंट में हमें लगता है धामपुर शुगर पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और हमें लगता है कि आज काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है पूरी स्पेस में। धामपुर शुगर में हमें लगता है आज के सेशन में टारगेट आना चाहिए 245 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 224 के आसपास। शॉर्ट साइड में हमें लगता है कि कैनरा बैंक पे यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा शॉर्ट साइड के ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। कैनरा बैंक फ्यूचर को अगर हम देखें तो स्टॉक में अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक में हमें लगता है कि पिछले 5-7 दिनों से एक हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है और आज एक ब्रेकडाउन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे होते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह 318 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 323 के आसपास, और डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब 310 के आसपास पहला टारगेट होगा, 308 का दूसरा टारगेट होगा। तो सेक्टर में शुगर हमें पसंद आ रहा है और कैनरा बैंक पे शॉर्ट करने का सलाह है F&O स्पेस में। ओके, कैनरा बैंक में शॉर्ट की सलाह है। देखिए निफ्टी फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 1% नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स मेरे ख्याल से शायद अब मॉर्निंग लो पर है। हाँ, ऑलमोस्ट मॉर्निंग लो पर है मिड कैप इंडेक्स। जो पूरी की पूरी रिकवरी थी उसमें सेलिंग और वो एडवांस डिक्लाइन हम दिखाई चुके थे आपको, क्लियरली वापस डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई। श्रीकांत चौहान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। आपकी टॉप ट्रेड्स क्या होंगी इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में एक ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बनी है अराउंड 18,300 के करीब। हमें लगता है कि मार्केट का थोड़ा वक्त और निकल सकता है बिटवीन 18,300 टू 18,450, और अगर 18,300 के लेवल्स को अगर मार्केट दोबारा तोड़ता है तो फिर हमें लगता है कि 18,000 18,100 के लेवल्स मार्केट दिखा सकता है। तब तक के लिए हमें लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी के लिए एक हमें कुछ ट्रेड्स लेने चाहिए। करंट लेवल से अगर कुछ लॉन्ग करना है तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ओपन और लो सेम बना हुआ है और एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पैटर्न बनने के बाद थ्रू आउट द डे रिलायंस में परफॉर्मेंस रहता है, तो हमें लगता है शायद रिलायंस यहाँ से और रैली करते हुए शायद 2640 2650 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस को लॉन्ग करें, 2580 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स रखें 2650 2660 के, और शॉर्ट अगर करना है तो टीसीएस को शॉर्ट करके चले। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सेल ऑन राइज का एक पैटर्न बनेगा, और टीसीएस को अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो यहाँ से 3200 से लेकर 3150 के लेवल्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 3330 रुपए का, 3330। टीसीएस शॉर्ट, रिलायंस बाय, याद रखिएगा रिलायंस पे जब बाय कॉल दी गई है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इस चैनल सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और स्वामित्व जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, टेक्निकल कॉल हो या फिर फंडामेंटल कॉल हो। आशीष बैठी जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के।
वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट दोनों देना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि मेटल में एक वीकनेस यहाँ से देखने मिल सकती है। कल भी एक अच्छा गिरावट था और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग फॉलो थ्रू सेलिंग वापस मेटल में देखने मिल रही है। तो हिंद कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी। 115 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है सेलिंग की तरफ। मुझे लग रहा है कि 109 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है मेरा बाई की तरफ, वो है थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर की तरफ मूव करने चाहूंगा मैं। सन फार्मा में एक बाय कॉल में लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है सन फार्मा में, जिस हिसाब से वापस स्टॉक आज 1000 के लेवल अपने रीगेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 980 का एक एसएल लगाकर सन फार्मा में खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1040। ओके, ठीक है। तो एक सन फार्मा में इस समय बाय कॉल। अमित, गुड मॉर्निंग। अमित, आपकी ट्रेड? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरा पहला चॉइस एक कैश मार्केट का स्टॉक रहेगा मॉइल लिमिटेड। मॉइल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अपना 200 एमआ क्रॉस किया और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे। मॉइल इज करंटली ट्रेडिंग एट 172 रुपीज। इसे पोजिशनली बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 185। स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 168 रुपीज का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है फ्यूचर्स एफएनओ सेक्टर से, जो कि रिलेटिवली अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दैट इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 7 से 8 दिनों पे इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया, जिसने जाके अपना 10 डेमा पे रेस्ट लिया और मुझे लगता है कि ब्रिटानिया कैन डू वेल। 4458 का प्राइस है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 4400 का और इसमें लगभग टारगेट्स रहेंगे 4600 रुपीज के। ब्रिटानिया, ये राजेश जी का भी, राजेश पालवे जी का सुबह आज एक कन्विक्शन कॉल था। ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पे 4458 पे ट्रेड करता हुआ, और मॉयल बड़े दिनों बाद अगर आप देखें इस पर कोई बाय कॉल आया है 172। यस, ये स्टॉक इस वक्त समझ लीजिएगा कि अप्रैल 2022 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है ऑलमोस्ट उसको स्ट्राइक करता हुआ। आइए कुछ थोड़ा सा रीजनेबल स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करते हैं। कुछ दरअसल कुछ मुझे को भी कुछ कल ट्वीट्स आए, मैसेज आए कि अब हमें अपने जो प्रॉफिट्स हैं बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में उन पे क्या करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न मेरे को बैंक ऑफ इंडिया का मिला, कल बैंक ऑफ बड़ौदा का मिला। श्रीकांत, लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा। आपकी स्क्रीन पे करीब करीब समझ लीजिएगा कि एक सेकेंड, सुबह थोड़ी सॉफ्टनेस थी, 180 160 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 3 क्रमबद्ध तरीके से लगातार इतनी बड़ी वाइल्ड कैंडल्स पहली बार हमने देखी है। इस पे 10 डेमा ब्रीच हुआ है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए क्या होगा, और थोड़ा फिल्टर भी मिल जाए सीएमपी से उसमें? बिल्कुल। तो देखिए, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें कोई एक बड़ा करेक्शन बना है। इनफैक्ट पूरे फाइनेंशियल जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड है और वापस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल बनेगी। तो करंट लेवल से अगर 181 182 के करीब है तो मुझे लगता है कि शायद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर कोई उभर के आता है तो वो 170 के करीब का है। उन लेवल्स के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, और अगर कोई करेक्शन अगर यहाँ से अगर विद अ मीडियम टर्म व्यू अगर किसी को अगर करना है कुछ, तो मुझे लगता है कि 200 रुपए से गिरते हुए 180 आ चुका है। 10 रुपए शायद और गिर सकता है, लेकिन एक रिबाउंड वापस बनेगा। तो करंट लेवल से अराउंड या तो 180 के आसपास मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से खरीदो, या तो अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से लेना है तो 170 172 के करीब लीजिए और 165 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है हर एक फाइनेंशियल स्टॉक में वीरेंद्र ऐसे ही फॉर्मेशन बनेंगे, एंड बाय ऑन डिप्स की फर्स्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल रहेगी क्योंकि सभी में मोमेंटम काफी हाई था। तो एक रिबाउंड बनेगा, लेकिन लेट द मार्केट, लेट द फाइनेंशियल स्टॉक्स टू करेक्ट लिटिल बिट फ्रॉम हियर। या किसकी पे आप देखें तो ठीक था बैंक ऑफ बड़ौदा पे। एक बार जरा आप कुछ और स्टॉक्स लेके आइए जो कि थोड़ा सा आज क्रिटिकल लेवल पे हैं, जिन्होंने पहले स्ट्रेंथ दिखाई लेकिन अब स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। लुक एट पिडिलाइट 2610 पे। पिडिलाइट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। राजेश पालवे जी, आपको याद होगा अर्निंग्स के बाद जो एक डिप आया था उसमें 2550 का जोन वॉलेट नहीं हुआ था। उसमें 100 डेमा क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन वॉलेट हुआ, लेकिन अगले दिन रिगेन हो गया। लेकिन इस बार ये 3 सेशंस उसके नीचे आए हैं, उस एवरेज के नीचे। इस बार जब क्रूड मंदी में था तब भी नहीं चला, और जब क्रूड में उछाल है ये तब भी सिंक कर रहा है। पिडिलाइट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त?
बिल्कुल वीरेन जी, तो जो पुल बैक बना था वो कहीं ना कहीं वापस से गिव अप हो चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक अब 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहना रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं, अगर ये अभी 2600 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 2550, इवन 2530 की तरफ भी यहाँ पे नियर टर्म में जाते हुए दिख सकता है। तो व्यू अभी कॉशियस है, अवॉइड करें यहाँ पे, करंट लेवल पे अभी बाय नहीं करना है। जब तक ये स्टॉक में वापस अब 2640 2650 के लेवल वापस हायर साइड पे क्रॉस नहीं होते, टाइम बीइंग के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे। 2600 के नीचे जरूर शॉर्ट करने के लिए भी एक बार यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। उस समय स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2625 का। चलिए, मार्केट एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है इस समय एक बड़ी करेक्शन की, और देखिए हर डिक्लाइन को बाय करना ज़रूरी नहीं होता है। सुबह एक आपको एक अच्छी ट्रेड मिली, जो एक हमने सजेस्ट भी की थी कि इंट्राडे में एक आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। अब कल का लो ब्रेक होगा और वहाँ सब लॉन्ग सब शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से हाई से स्लिप हो रहा है वापस, लेड बाय बैंक निफ्टी। और एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स इस समय करीब करीब 1.25% नीचे है, और देखिए हाई से वापस गिर भी गया है। और मिड कैप इंडेक्स एक बार जरा फॉल फ्रॉम हाई अगर इसका देखेंगे आप, तो आप नोटिस करेंगे अब ये फ्रेश इस समय डी लो पर मिड कैप इंडेक्स। और सुबह सुबह हमने 2-3 स्टॉक्स स्पॉट किए थे आपके लिए कि यहाँ पर एकदम से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे लेकिन सेलिंग हुई, 3 स्टॉक्स स्पॉट किए गए थे, SRF, BEL और पॉलीकैब। अब एक बार जरा इन तीनों का इंट्राडे लेकर आइए। SRF इस समय डे लो पर करीब करीब 3.5% नीचे। पॉलीकैब में बड़ी रैली हुई थी, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक करेक्शन होती है, तो इनमें जहाँ पर लोग प्रॉफिट बना के रखें वो निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एक सेलिंग आती है। पॉलीकैब में आप इस समय जो आप देख रहे हैं वो वही है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रैली आई थी। अब 4.5% का डिक्लाइन पॉलीकैब में। और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का भी शेयर लेकर आई है, वो भी अब इस समय डे लो पर है। तो ये क्लियर कट एक मार्केट की आपको वार्निंग है कि अब लॉन्ग सौदों में से बाहर निकलिए। देखिए बैंक निफ्टी लेकर आइए। बैंक निफ्टी अब इस समय तैयारी कर रहा है वो अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए। 43,144 वो लेवल था, अब हमें 43,227 पर, और डे लो की ट्रेजेक्ट्री अब आपको बैंक निफ्टी में मिली है। निफ्टी ने अभी भी डे लो नहीं ब्रीच किया है, उसका कारण है रिलायंस अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रिलायंस अभी भी करीब करीब 1.5% ऊपर है। इसके लिए रिलायंस अभी भी एक निफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक इंटरडे लो में जाने से, लेकिन फिर भी एक बार निफ्टी का भी इंटरडे लेकर आइए। सेलिंग तो वहाँ पर भी है, लेकिन जो सुबह एक टेक्सचर डिस्कस कर रहे थे कि बाय ऑन डिप से अब थोड़ा मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली पर आएगा, जब तक आप 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम नहीं कर लेते और उसके ऊपर बंद नहीं हो जाते। अब ये 18,180 की तरफ जाने के लिए तैयार है या नहीं, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक देखने वाली बात होगी। एक दो और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इस समय एक अच्छा खासा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार स्टॉक लेकर आइए IGL। अच्छा, RBL बैंक देखिए, तो वो वही फिर एग्जांपल कि ये जो कुछ स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सब स्टॉक्स, PNB इनफैक्ट इस समय डे लो पर, और PNB कल बैन में भी गया है, तो वहाँ पर उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा डे लो पर। श्रीकांत, इनफैक्ट वो बेंचमार्क 20 है क्या, वो जो PSU वाला जो बेंचमार्क ETF है, एक बार उसको लेकर आते हैं। देखिए 48.56 इस समय 2% नीचे। इस समय ये लगातार 2-3% ऊपर जा रहा था। कल 51 समथिंग था इसका रेट, आज 48.54। श्रीकांत, PSU बैंकों में कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, तो अगर अनुज, अगर सबसे अगर बड़ा या सबसे अगर अच्छा अगर कोई मोमेंटम अगर किसी सेक्टर में था तो वो PSU बैंक में था, और उनमें हमने एक बड़ी रैली देखी थी, कंसिस्टेंट रैली देखी थी। ऐसे कंसिस्टेंट रैली में हमेशा अगर करेक्शन अगर आता है तो उसमें जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इस रैली को मिस किया है, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक कोई बड़े सपोर्ट्स के करीब ये स्टॉक्स नहीं आते, तब तक मुझे लगता है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम टेकिंग एनी शॉर्ट टर्म ट्रेड। बट अगर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि शायद आज के दिन में जो गिरावट होगी उसमें हमें कुछ एक स्टॉक्स को बिल्कुल खरीदना चाहिए। उसमें सबसे पहले आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर 170 के करीब अगर आता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो कैनरा बैंक है, यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है। इसमें नो डाउट कि एक शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकता है। ये भी स्टॉक अराउंड 300 के करीब आ सकता है, यानी कि 315 के करीब ट्रेड करता है, तो 300 के करीब अगर आता है तो इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। और एक स्टॉक है, वो है IDBI बैंक, जहां पे एक एक्सेप्शनल फॉर्मेशन बना है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है, एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक शायद 90 के करीब जा सकता है।
तो इसे अगर खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम कुछ करंट लेवल से भी खरीद के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 52-53 के करीब का। लेकिन टारगेट्स अनुज हमें लगता है कि इसे 90 के करीब जाते हुए हम देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा इस समय मार्केट एट डेज लो एक्सेप्ट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी डेज लो, मिड कैप इंडेक्स डेज लो, और मिड कैप इंडेक्स अब 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे, 1.25% का डिक्लाइन इस समय मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ। और भी स्टॉक्स हैं, अब GNFC जुड़ रहा है, मुथूट फाइनेंस जुड़ रहा है, मन्नापुरम फाइनेंस जुड़ रहा है, तो काफ़ी सेलिंग है इस समय मार्केट में। और बैंक निफ्टी ने अभी 43,200 भी ब्रीच किया था। 43,200 की सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अब वो काफ़ी करीब है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,144 उसके आसपास। अब वहाँ पर एक एल्गो ट्रेडर आएगा कि नहीं, एक बाय ट्रेड करेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रेशर तो है मार्केट में इस समय क्लियरली। और एक चीज़ जो क्लियर रही है, इस साल मार्केट एक दायरे में रहा है, उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं हमने। निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिए हैं। अगले साल बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है, कौन सी चुनौतियां और मौके होंगे, इस पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ हैं मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइज़र मनीष डांगी। मनीष जी की अप्रोच मार्केट में टॉप डाउन रहती है, जैसे कि वो सेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं इंस्टेड ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स, ये कोशिश रहती है कि उसको पहले सही पकड़ा जाए। और बॉन्ड वर्सेस इक्विटीज़, USD, INR, इंटरनेशनल इक्विटीज़, इन पर थोड़ा सा खास फोकस रखते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डांगी जी। डांगी जी गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय जब हम 2023 में जा रहे हैं, मैक्रो सेटअप कैसा लग रहा है आपको? एक जो इंडियन मार्केट ने इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल, उसको रिस्क है 2023 में या फिर वो कंटिन्यू रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज। सो बाहर से जो बड़ी रिस्क थी अनुज, जो दो बड़ी गात थी हमारे लिए कि जिससे करेंसी ब्लो अप हो सकता था बिकॉज ऑफ टाइट फाइनेंशियल कंडीशन से, और क्रूड के काफी ऊंचे रहने से हो सकता था कि हमारे यहाँ पे बड़ी इन्फ्लेशन आ जाए। तो वो गात तो हमने क्रॉस कर लिए, काफी ठीक से मैनेज किया गया अपने देश की इकोनॉमी और कंडीशंस को। बट अब क्या हो गया है कि अंदर इंटीरियर्स जो है उसमें थोड़ी सी वीकनेस डेवलप होने लगी है अनुज। इकोनॉमी थोड़ा सा डिसलरेट कर रही है। अगला साल FY24 को अगर मैं देखूं तो शायद अपने देश की ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास है, उससे भी शायद कम रहे। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट सॉर्ट ऑफ शाइनिंग एंड एक्सिलरेटिंग, इट्स एक्चुअली स्लोइंग वेरी शार्पली। दूसरा ये कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर आपने देखे हैं, सितंबर क्वार्टर के भी अब रिजल्ट सारे बाहर हैं, तो काफी तेजी से डिसेलरेशन हुआ है मार्जिन्स में भी। तो उसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो अर्निंग्स है अगले साल का, वो शायद 8-9% का ग्रोथ ही हो, वनिस्पत 12-14-15% जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। और तीसरी बात यह है कि अब क्या लिक्विडिटी काफी तेजी से, अगर बैंकिंग सिस्टम में आप अगर ट्रैक करें या बॉन्ड वालों से पूछें, तो बहुत तेजी से टाइट हो गई है। तो उसकी वजह से दो नुकसान होंगे। एक तो क्या है कि थोड़ा जो क्रेडिट के अंदर बड़ा एक्सिलरेशन था, वहां पे थोड़ा सा एक बाधा आएगी। और दूसरी कि अब एक आम इन्वेस्टर के लिए एक ऑल्टरनेट डेवलप हो गया है अनुज, कि 8%, 7.5%, 8.5%, कुछ बैंक एक्चुअली 9% भी दे रहे हैं। तो एक अच्छी सी फिक्स डिपॉजिट रेट या म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है शॉर्ट टर्म फंड से, वो काफी अच्छे मिलने लगेंगे इन्वेस्टर को। तो उसकी वजह से अगर आप नोटिस किए हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लोज भी पिछला महीना काफी तेजी से डिसलरेट हुए हैं, और मेरे को लग रहा है कि अगले 3-4 महीनों में हम लोग इस ट्रेंड को इमर्ज होता हुआ देखेंगे कि काफी सारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो डेट की तरफ एक्चुअली अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सारा सेटअप अगर इकट्ठा करके देखूं तो मोटा मोटी माहौल अभी यही है कि जो रिस्क प्रीमियम होता है इक्विटी का इंडिया के अंदर, वो काफी कम है। और इंक्रीमेंटली बिकॉज ऑल्टरनेट अब म्यूचुअल फंड और डेट, म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली या फिक्स डिपॉजिट में आ गए हैं अनुज, तो उसकी वजह से शायद फ्लोज जो एक बहुत बड़ी उसकी जो चकमक रही है वो भी एक्चुअली थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो ये मोटा ओके। हाँ, फिक्स डिपॉजिट में अब इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और कई लोग मानते हैं कि शायद अभी भी पीक रेट आया नहीं है, तो और थोड़ा शायद यहाँ पर रेट्स बढ़ेंगे और वहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो शायद कुछ पैसा इस समय फिक्स इनकम में भी शिफ्ट होगा इक्विटी मार्केट से। और एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टर हैं तो इस साल भी इंडेक्स ने कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, क्योंकि उसमें मनीष हुआ क्या है कि एक तरफ बैंक्स ने बहुत अच्छा किया इस साल पूरे साल, लेकिन दूसरी तरफ IT ने पूरा नीचे कर दिया। मतलब अगर आपने निफ्टी बैंक का ETF लिया होता तो आप 25% ऊपर होते, और निफ्टी IT का ETF अगर बदकिस्मती से ले लिया होता तो 25% नीचे होते। अभी जो मार्केट के दो बड़े सेक्टर्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच दिखाई है इस साल, वहाँ पर आपका क्या व्यू है?
तो ये जो इस साल हुआ है वो मिरर इमेज था उसके पिछले साल का, बिकॉज उस वक्त बैंकिंग ने बहुत अच्छा किया था और बैंकिंग स्ट्रगल किया था। बैंकिंग छोटा सा एक देखें कि एक मिरर टाइप होता है लोकल इकोनॉमी का, और ऑफ कोर्स आईटी एज यू नो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर है सो टू से। तो फिलहाल अगर देखें तो शायद जो जो कमजोरी थी आईटी की या टेक की, खास करके यूएस में अगर मैं देखता हूं तो वहां पे वो शायद एंड ऑफ स्ट्रेस में है, क्योंकि वहां पे ले ऑफ ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं काफी। जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की कम आ गई है। एक्चुअली जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली सस्ते हैं, तो वहां पे एट मार्जिन मेरा व्यू है कि शायद यूएस टेक जो है वो अब रिलेटिवली एक्चुअली ओवरवेट की सिचुएशन में आ रहा है। इंडियन आईटी भी ठीक ठाक ही है, बट वो रिलेटिवली फॉर द ग्रोथ एंड आप बाहर के जो अच्छे आईटी स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो वो अभी भी मुझे महंगे लगते हैं। बट विद इन इंडिया आई थिंक यू कैन बेट दैट आईटी एट मार्जिन वुड एक्चुअली डू बेटर। बैंकिंग बिकॉज लोकल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन और एक्चुअली जो फिक्स डिपॉजिट की रेट्स अब ऊपर आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अक्सर जो बैंक इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे अपने निम को, तो उनका रोटा जो है वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट है वो एक्चुअली कम होने लगेगा। तो बैंक के अंदर इस बार गाज जो है वो एनपीए से नहीं आएगी, इस बार सिर्फ स्ट्रेस जो है वो कंपटीशन के चलते और हाई फिक्स डिपॉजिट रेट्स के चलते जो लोअर निम है उसकी वजह से आएगी। तो मेरे ख्याल से एज ऑफ राइट नाउ अगर मैं मोटा मोटी सारे स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट का एस्टिमेट देखता हूं तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग के अंदर अर्निंग्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आएगा अगले 6 से 12 महीने में। तो इसलिए थोड़ा सा इस वक्त इंडिया के अंदर अगर प्योर सेक्टर प्ले करेंगे तो हल्का सा कॉन्ट्रा प्ले विल बी बेटर, जहां पे आईटी विल डू समवॉट बेटर देन बीएफएसआई। ओके मनीष जी, एग्जैक्टली अगर आप देखें मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाला था। I mean, मेरे दिमाग में पिछले 4-5 दिन से जब से एसबीआई ने अगर आप देखें करीब 0.65% अगर आप देखें अपना डिपॉजिट बढ़ाया था, मैं यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली फाइट अब एनआईएम्स की होगी। तो आपको क्या लगता है मनीष जी, थोड़ा संक्षेप में इस उत्तर को करा, क्योंकि आप बैंकिंग ऑलरेडी बोल चुके हैं। यानी अगर मैं CY22 में अच्छा पैसा बैंकिंग में, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो, लीडर्स पे हो या फिर पीएसयू में अच्छा पैसा बना के बैठा हूं, तो एक सेंसिबल अप्रोच यही होगी कि प्रॉफिट्स बुक करें और फिर डिप का इंतजार करें। आपको लगता है फिर इसका मतलब? बिल्कुल बेहतर। तो आई मीन एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन स्पेकुलेटर के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त टेक द प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल वाला व्यू ही मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि मार्जिनली अगर मैं देखता हूँ कि इंक्रीमेंटल जो न्यूज है वो रिलेटिवली वर्स ऑफ हो रहा है इवन बैंकिंग के लिए। अच्छा मनीष जी, अब थोड़ा सा आते हैं हम रेट सेंसिटिव पे रहते हैं। एनबीएफसीज किसी भी लिहाज से अगर इक्का दुक्का को छोड़ दूं तो CY22 बिलोंग नहीं करता है एनबीएफसीज को, और चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो, चाहे वो एचएफसीज हो। एचडीएफसी के साथ थोड़ा सा इशू दूसरा था, बट आपका व्यू एनबीएफसीज पे क्या है इस वक्त, क्योंकि CY22 मोर और लेस इनको बिलोंग नहीं करता। एक्चुअली अगर 15 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खास करके 10-12 साल में जब जब फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट होती है और लिक्विडिटी टाइट होती है तो एनबीएफसीज के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसके साथ साथ अभी 2018 के बाद में न सिर्फ एनबीएफसीज के लिए लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक इशू हो गया है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा रेगुलेटरी आर्बिट्राज कम हो गया है, और साथ का साथ अब कंपटीशन जो है वो प्राइवेट बैंक के साथ बहुत स्ट्रांग हो गया है। एज ऑफ राइट नाउ आप अगर मार्केट प्लेस में देखेंगे, मॉर्गेज ले लो, ऑटो ले लो, हर जगह एक प्राइवेट बैंक जो है वो एनबीएफसी को बड़ी टक्कर दे रहा है। और क्योंकि प्राइवेट बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो रिलेटिवली कम है और लेवरेज ज्यादा हो सकता है, और रेगुलेटरी रैपर्स हैं उसके लिए, तो मेरे ख्याल से फाइनेंस को प्ले करने के लिए मार्जिन एक्चुअली बैंकिंग ओनली वुड बी ए बेटर वे। एनबीएफसी के लिए मेरे ख्याल से अगला 6-12 महीना खराब निकलेगा। जो आपने बोला कि 2022 खराब था, 2023 के अंदर दूसरे तरह के स्ट्रेस हैं, लेकिन स्ट्रेस कंटिन्यू रहेंगे एनबीएफसी के लिए। ओके तो इस समय एसेट एलोकेशन अगर किसी को एडवाइस करेंगे आप मनीष जी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कितना इक्विटी में, कितना फिक्स इनकम में, कुछ गोल्ड में भी एडवाइस रहेगा क्या इन्वेस्ट करने के लिए? तो इक्विटी और डेट के अंदर एक्चुअली क्या हर बंदे का उसके इकोनॉमिक स्टाटा के बेसिस पे ऑफ कोर्स डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई आम आदमी अगर 60-40 डेट इक्विटी और डेट है एवरेज लेवल पे, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि वो उसको इक्विटी को रिलेटिवली अंडरवेट रखे, 10, 15, 20%, 25% तक, और फिक्स्ड इनकम को क्योंकि वो काफी 2018 के बाद में पहली बार इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर आए हैं
और रिलेटिवली मेरे को लग रहा है कि अगले 3 साल के अंदर फिक्स्ड इनकम जो है वो इन्फ्लेशन से करीबन 2% के आसपास में एक साथ रिटर्न देगा। तो एक ठीक ठाक एक्सेस रिस्क प्रीमियम है फिक्स्ड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि एक इन्वेस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करे, बट इक्विटी को थोड़ा अंडरवेट करे और फिक्स्ड इनकम को ओवरवेट रखे। गोल्ड का मायना यह है कि गोल्ड इंडिया के एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए अनुज जो है वो करेंसी का प्रॉक्सी होता है कि अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं और आपको एक बड़ा फियर है कि करेंसी काफी तेजी से डिप्रिशिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका कुछ एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। पिछले साल सवा साल से मेरा 2 साल से रादर ये व्यू था, काफी इन्वेस्टर्स को मैंने इस पे गाइड भी किया कि नहीं गोल्ड एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम इट, बट एट मार्जिन मेरे ख्याल से थोड़ी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के अंदर, बिकॉज करेंसी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिप्रिशिएट होता रहेगा। और दूसरा जो बिकॉज वापस से फेड का पिवट मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ 2023 के अंदर आएगा, तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा ट्रिगर फॉर गोल्ड। तो अनुज मेरा ख्याल है कि एक छोटा एलोकेशन गोल्ड के लिए इंक्रीमेंटली डेवलप किया जा सकता है। ओके चलिए देखिए एक बार मार्केट का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब एक फ्री फॉल इस समय 0.5% नीचे निफ्टी, करीब 100 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी को देखिए वो ज़बरदस्त आपको मूव दिखा रहा है। और अब वो जो उसका एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 43,144, अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये मेक और ब्रेक जोन है यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए। कल भी आपने देखा होगा 500 पॉइंट से ज़्यादा की डिक्लाइन कल आई थी बिटवीन 230 एंड 330, और अब यहाँ पर एक बड़ी डिक्लाइन आ रही है। तो एक क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। मनीष जी तो आपको शुक्रिया बोलूँ। उससे पहले एक आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया, थीम, सेक्टोरल थीम या कुछ भी, अगर पता नहीं मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप बात करेंगे या नहीं, लेकिन कुछ बड़ी थीम जो आप बैक करेंगे 2023 के लिए। अरे मेरा ख्याल है कि एट मार्जिन अगर आप एक्सेस कर सकते हैं यूएस नैस्डैक इंडेक्स, तो आप वहां पे इंक्रीमेंटली एलोकेट अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में 15% करके आप उसको एलोकेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले 5 साल में नैस्डैक वुड स्टिल डिलीवर बेटर देन मोस्ट अदर इंडाइसेस इन आवर कंट्री एज वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए मनीष जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और 2023 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो ये इस समय एक मैक्रो व्यू मार्केट पर, एक सेक्टर स्पेसिफिक और टॉप डाउन व्यू, लेकिन इस शो को हम यही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अपने गेस्ट को शुक्रिया बोलेंगे। और निफ्टी इस समय करीब 92 पॉइंट नीचे है, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में इस समय डिक्लाइन है। नीरज जी यहाँ पर जुड़ गए। नीरज जी एक मार्केट में एक कहानी चल रही है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। अगर आप एलॉन मस्क का ट्विटर फीड फॉलो कर रहे हैं तो इस समय हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को सस्पेंड करना शुरू किया है जो उनके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। तो अब कुछ होता है अच्छा क्या होता है, कुछ जर्नलिस्ट के अंदर एक एंटाइटलमेंट भी होता है कि मुझे कैसे सस्पेंड कर दिया। तो क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए रिपोर्ट कर रही हूँ तो आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि आपने मेरी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो शेयर करी है। तो वो बेसिकली वो उनका एक जेट जा रहा था, तो उससे रिलेटेड कुछ ट्वीट शायद वो आ गए थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि अंडर न्यू पॉलिसी आप रियल टाइम लोकेशन किसी की नहीं शेयर कर सकते, और वो करके आपने मेरी रियल टाइम लोकेशन शेयर की है, और ये टेक्निकली मेरे ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट है। तो वो उसको जस्टिफाई करके वो इसको एक वो बता रहे हैं कि एक क्या हो रहा है। ये बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है। ये इनफैक्ट अब जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, बहुत फैसिनेटिंग एक होने वाला। कल तो इनफैक्ट मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि क्या मस्क साहब खुद 2024 में आई कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव, वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए थे, ऐसे क्या इस बार 2024 में मस्क साहब मतलब खुद वो कर रहे हैं आने के लिए। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी मार्केट को ट्रैक करने के लिए। एक 20 ईयर्स ओल्ड लड़का है यूएस में जिसने एक ट्विटर अकाउंट बनाया था, और उस अकाउंट के जरिए पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से इनके जेट को रियल टाइम ट्रैक करता था। तो सबसे पहले तो उसको ब्लॉक किया, उस लड़के के अकाउंट को। मात्र 20 ईयर्स ओल्ड था, और उससे फीड लेकर के लोग उसके लोकेशन को टैग करते हैं। तो ये कल से कहानी चली। वो लड़के को तो पहले खैर उसका अकाउंट रोक ही दिया उन्होंने, लेकिन ये बात सही है, इन्होंने खाली खुल के कहा भी है कि मैं तो रिपब्लिकन को सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल, तो अगर रिपब्लिकन इनको बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली। और इन्होंने कल क्या मतलब पिछले 3 दिनों में बहुत सारे अपने शेयर भी बेचे हैं। हाँ, रोज बेच के। उसके बावजूद इनके पास $70 बिलियन के शेयर्स हैं। अनबिलीवेबल।
केस स्टडी है एकदम। केस स्टडी है और दिमाग तो खैर बहुत तेज। अब वो तो आपने पढ़ा होगा ना, जो एक इन्होंने एक चिप बनाई जिसको दिमाग में फिट करने की कोशिश जो कर रहे हैं। मंकी ट्रायल हो चुका है जिसका ह्यूमन ट्रायल। आप शामिल होना चाहेंगे इस ह्यूमन ट्रायल में? मैं तो नहीं होऊंगा। मैं भी नहीं होऊंगा। ओके, तो खैर चलिए इस गिरावट के दौर में हम लोग ट्रेडर्स हॉटलाइन शुरुआत करते हैं और कुछ आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।